नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार शिवम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स का पेपर लेके आए हैं। ये रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए है। सेम सिलेबस है, सेम डे एग्जाम होगी और सेम मार्क्स का आएगा। तो आप एमएससी प्रीवियस में एडमिशन ले चुके हैं या आप प्राइवेट कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको पास एग्जाम में 5 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा हमारे पास एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेकंड पेपर होगा रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, थर्ड पेपर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, फोर्थ पेपर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इसको शॉर्ट में डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, और पांचवा जो पेपर है वो आपके पास होगा मैकेनिक्स का। ठीक है, ये 5 पेपर हैं। तो सबसे पहले हम एमएससी में कोई भी एक पेपर की शुरुआत करें तो समस्या ये आती है कि 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो बीएससी के अंदर हिंदी मीडियम के होते हैं। तो जैसे ही ये मैथमेटिक्स में प्रीवियस में आते हैं सबसे पहले इनको लैंग्वेज फेस करनी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। जो भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखवाऊंगा आप दिन में 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस करोगे और ऐसा आप 15 से 20 क्लास के अंदर करोगे। इसके बाद आपको मीडियम की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसके अंदर हम एक पेपर शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले पेपर 4 थे डीजी एंड टीए या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, हमारे पास से सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 4 डीजी एंड टीए, डीजी एंड टीए या इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, तो आपके पास 2 बुक होंगी इस पेपर की। एक बुक का नाम तो आपके पास क्या होगा, डीजी, ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक बुक है, और दूसरी बुक आपके पास क्या होगी, टेंसर एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस। ठीक है, इस वक्त आप दोनों बुक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल, ये जो स्क्रीन के ऊपर लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन करके आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसके अंदर हमारे पास है 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, और इसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें यूनिट फर्स्ट। तो हम लिखेंगे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट। तो आपके पास बुक कौन सी होगी, डीजी की, इसे हम आगे आगे शॉर्ट में डीजी बोलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आप देखोगे सिलेबस क्या है आपके एग्जाम के अंदर। सिलेबस इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। स्पेस करो, टेंजेंट, कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल, कर्वेचर, टॉर्सन इत्यादि हमारे पास क्या है, ये सिलेबस है। तो सिलेबस में हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर अगर हम लें स्पेस कर्व, टेंजेंट, और आप आगे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये डीजी, जो मैंने काफी बार बोल दिया कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये है क्या। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा या डेफिनेशन। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होती है, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। देखो अब मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा क्योंकि अपने को इंग्लिश मीडियम में लिखना है। तो ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी कर्व एंड सरफेस विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। मतलब हमारे पास कर्व होंगे, जैसे ये मेरे पास कोई कर्व है, ये मेरे पास कोई सेकंड कर्व है, या मेरे पास बहुत सारे कर्व हैं जो एक दूसरे को आपस में काटते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी
कर्व एंड सरफेस विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी फंक्शन का, और आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं किसी फंक्शन का, तो ये होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, अब ये स्पेस एंड कर्व है। जैसे आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर देख रहे हो, ये हमें एक स्पेस में दिखाई देने वाली पिक्चर है और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, कर्व हैं। ठीक है, फिर देखो एक दूसरी पिक्चर है, ये भी हमारे पास स्पेस के अंदर है, बट अब की बार ये मेरे को 3D के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री हमारे पास क्या बोलेगी, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, या डेफिनेशन में अगर लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। आप मेरे साथ साथ लिखोगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बन जाए। ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। देखो डीजी क्या होती है हमारे पास, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड कर्व, स्पेस एंड कर्व विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो हमारे पास डीजी की डेफिनेशन क्या होगी, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस या स्पेस एंड कर्व विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, स्पेस एंड कर्व, और कर्व का मतलब हमारे पास बहुत सारे कर्व हैं, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये स्पेस के अंदर दिखाई देने वाले कर्व हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब हमको करना क्या है, इसकी स्टडी करनी है। जैसे ये मेरे पास कर्व है, ये मेरे पास क्या आ गया, कर्व आ गए, इसकी हमें स्टडी करनी है, और हेल्प किसकी लेंगे हम, डिफरेंशियल कैलकुलस की। हेल्प हम किसकी लेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस की। अब मानो मेरे को इस कर्व की स्टडी करनी है, मैंने इसके कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, हम देखना चाह रहे हैं इन 2 पॉइंट के बीच में स्पेस के अंदर इनकी पोजीशन क्या है। अब हो सकता है मेरे पास ये दोनों पॉइंट पास पास में हो, या हो सकता है ये मेरे पास एक पॉइंट इधर हो और दूसरा पॉइंट मेरे पास है इनफाइनाइट के ऊपर हो। ठीक है, तो डीजी के अंदर 2 ब्रांच होंगी। एक ब्रांच में तो हम लेंगे जब इनके पास पास वाले पॉइंट की स्टडी किया जाए, और दूसरी हम ब्रांच लेंगे जिसके अंदर हम दूर दूर तक इसका स्टडी किया जाए पॉइंट्स का। ठीक है, तो आप लिखोगे सबसे पहले इसके सिलेबस में आप शुरुआत करोगे नोट्स बनाना, तो आप सबसे पहले डीजी की डेफिनेशन लिखोगे कि ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर आप लिखोगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री हैव 2 ब्रांच। देखो फिर आप क्या लिखोगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हैव 2 ब्रांच। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, मैं चाहूं तो डीजी लिख सकता हूं, बट आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री हैव 2 ब्रांच। 2 ब्रांच, एक ब्रांच तो है लोकल डीजी नाम से जानी जाएगी, एक ब्रांच तो हमारे पास लोकल डीजी, और दूसरी होगी हमारे पास ग्लोबल डीजी। ग्लोबल डीजी या मैक्रोस्कोपिक डीजी। ठीक है, तो लोकल डीजी हमारे पास क्या होगी, इफ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस, इफ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस, कर्व एंड सरफेस। देखो डीजी नाम से स्पष्ट है कि हम किसकी स्टडी करेंगे, कर्व एंड सरफेस की, एट पॉइंट्स एंड इट्स एनबीडी, then this branch of DG is known as लोकल डीजी। ठीक है, एक वर्ड आया है हमारे पास है एनबीडी।
हमारे पास रहेगा हर बार कर्व एंड सरफेस। जैसे माना ये मेरे पास क्या है, एक कर्व है, इसके अंदर मैं कोई भी एक कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए और ये दोनों पॉइंट मेरे पास बहुत ही पास पास में है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट मेरे पास बहुत ही पास पास में है, या फिर मेरे पास पूरी लाइन के ऊपर पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट बहुत दूरी के ऊपर है। तो हमने इसको अपनी सुविधा के हिसाब से 2 ब्रांच बना ली। एक ब्रांच को तो हम क्या बोल देंगे, लोकल डीजी। लोकल डीजी मतलब इफ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस एट पॉइंट्स एंड इट्स एनबीडी। तो ये आप एनबीडी आपके लिए एक नया वर्ड है, आप लिखोगे कि एनबीडी का मतलब है नेबरहुड। एनबीडी का मतलब क्या है, नेबरहुड। आपने जरूर बीएससी सेकेंड ईयर में प्रतिवेश एक नाम सुना होगा, हालांकि आपको यहां नहीं लिखना है, ये प्रतिवेश शब्द रियल एनालिसिस की बुक के अंदर था। तो अब आप एनबीडी को, नेबरहुड पॉइंट होता है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एनबीडी। तो आप इसे एक बार ध्यान में रखिए कि अब आपके पास पूरी बुक में अंदर सभी अगर सिलेबस चलेगा 5 पेपर 5 यूनिट के अंदर कहीं भी एनबीडी वर्ड आता है, उसका मतलब आपके पास क्या होगा, नेबरहुड। तो हम क्या करेंगे कि इफ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस एट पॉइंट एंड इट्स एनबीडी, यानी पास पास वाले पॉइंट का अध्ययन करेंगे तो वो ब्रांच हमारे पास क्या कहलाएगी, लोकल डीजी। और अगर पूरे ही पॉइंट्स की हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल डीजी। तो सेम डेफिनेशन लिखेंगे ग्लोबल के अंदर कि इफ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस at a wall, then this branch of DG is known as ग्लोबल डीजी या फिर मैक्रोस्कोपिक डीजी, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास कोई कर्व होगा, ये माना हमारे पास एक कर्व है, अगर आप इसके पास के पॉइंट का अध्ययन करोगे, यानी ए पॉइंट एंड इट्स एनबीडी, यानी इसका पड़ोसी, ए पॉइंट एंड इट्स एनबीडी, तब तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास है लोकल डीजी। और अगर हम वॉल पॉइंट, इस पॉइंट का भी सभी पॉइंटों की स्टडी करेंगे एट वॉल, मैंने लिखा है एट ए वॉल, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ग्लोबल डीजी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ग्लोबल डीजी। अब ये ग्लोबल डीजी अपने सिलेबस में नहीं है, अपने पास सिलेबस में है केवल लोकल डीजी, ओके। तो अब तक आपने जो पढ़ा उसमें क्या है कि सबसे पहले बुक का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मतलब हम एक कर्व की स्टडी करेंगे स्पेस के अंदर, हम एक कर्व की स्टडी करेंगे स्पेस के अंदर। फिर इसकी हमारे पास 2 ब्रांच है, एक ब्रांच है इसका कोई एक पॉइंट लेंगे और इसका एनबीडी पॉइंट और इसका पड़ोसी पॉइंट या इसका एनबीडी पॉइंट, तब ये हमारे पास कहलाएगी लोकल डीजी। और अगर हम एक पॉइंट लेंगे और एट वॉल कर्व के ऊपर इसकी स्टडी करेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लोबल डीजी। तो ग्लोबल डीजी अपने पास सिलेबस में नहीं है, तो अब आपके पास केवल कितना होगा कि जैसे ही मैं बोलूं कि डीजी, इसका मतलब आपके पास कोई कर्व है और इसके एक पॉइंट ये है, एक इसका एनबीडी पॉइंट, मैं नाम क्या लिखूंगा, एनबीडी। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, लोकल डीजी। तो ये हमारे पास बन गया लोकल डीजी इफ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व एंड सरफेस एट पॉइंट्स एंड इट्स एनबीडी, देन दिस ब्रांच ऑफ डीजी इज नोन एज लोकल डीजी। और इस वर्ड को आप ध्यान में रखना, एनबीडी मतलब इट्स नेबरहुड, ठीक है। अब जो हम लोकल डीजी के अंदर इस कर्व की स्टडी करेंगे, ये हमारे पास 2 टाइप से होगा। ये हमारे पास कितने टाइप से होगा, 2 टाइप से। तो अब हम लिखेंगे कर्व आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि जो कर्व है या वक्र है आर ऑफ 2 टाइप, कर्व आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, किस प्रकार से ये कर्व की 2 टाइप होगी, आप स्क्रीन के ऊपर 2 पिक्चर देख रहे हैं। ऊपर वाली पिक्चर में हमारे पास क्या है, बिल्कुल प्लेन सेक्शन है। ऊपर वाली पिक्चर में हमारे पास क्या है, कर्व है और सरफेस है, पर ये क्या है, बिल्कुल प्लेन है। तो
तो हम बोलेंगे कर्व आर ऑफ टू टाइप्स में हमारे पास है प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व है। सेकंड हमारे पास जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये 3D के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास कर्व तो है पर ये कर्व कहीं ना कहीं से ये मुड़े हुए हैं या ट्विस्ट है या ये स्क्यू है। तो सेकंड को हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड कर्व, ट्विस्टेड कर्व। शायद आप दोनों पिक्चर अच्छे से देख रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या है, ऊपर वाली तो पिक्चर क्या है, प्लेन कर्व, बिल्कुल प्लेन लग रही है, और जो नीचे 3D के अंदर ये हमारे पास क्या है, एक ट्विस्टेड कर्व है जैसे शेप दिखाई दे रही है। यानी सीधी सी बात है, प्लेन कर्व है 2D के अंदर और ट्विस्टेड कर्व है हमारे पास है 3D के अंदर। तो प्लेन कर्व की डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे कि इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व, देखो प्लेन कर्व की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व, if every part of a curve is confined to plane, is confined to plane, ठीक है। समझाएंगे ये क्या होता है हमारे पास है। इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व इज कन्फाइंड टू प्लेन देन दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज, then this type of curve is known as plane curve, प्लेन कर्व, ठीक है। तो आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ऊपर वाली, ये हमारे पास क्या है, प्लेन कर्व है। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कि ये इसके अंदर एवरी पार्ट क्या है, कन्फाइन है। कन्फाइन का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा पार्ट, एक स्मॉल पार्ट होता है। कन्फाइन हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है। पर अब आप एमएससी कर रहे हैं तो हम हेवी वर्ड्स या हम बोलेंगे स्टैंडर्ड वर्ड्स का यूज करेंगे। इसको बोला जाता है मैथ में कन्फाइन, और ये यूज होगा केवल यूज ओनली स्पेस एंड कर्व। ऐसे नहीं कि हर जगह आप बोलोगे कि ये कन्फाइंड है। तो जब भी हमारे पास स्पेस और कर्व आए और उसका एक छोटा सा पार्ट लेना है, जैसे ये पार्ट क्या है हमारे पास, कन्फाइन, ये पार्ट भी हमारे पास क्या है, कन्फाइन, छोटा सा पार्ट है, ये सभी छोटे छोटे पार्ट हैं। तो हम इसको हम क्या बोल देंगे, अगर ये चारों तरफ से बंद हैं यानी बाउंडेड हैं अगर छोटे छोटे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कन्फाइंड प्लेन। अगर मान लो ये बाउंडेड नहीं है, इधर से ये ओपन रह जाता है अनबाउंडेड, तो हम बोलेंगे ये नॉट कन्फाइंड प्लेन है और ये 3D के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी कि इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व इज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से छोटे छोटे पार्ट हैं प्लस बाउंडेड है। और ये वर्ड यूज ओनली स्पेस एंड कर्व, ऐसे नहीं कि हर कहीं यूज में लेंगे। जब भी स्पेस और कर्व आए और उसके छोटे छोटे पार्ट्स आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइंड बोलेंगे, ठीक है। तो समझ गए डेफिनेशन। और दूसरा मतलब क्या होता है, कन्फाइंड के छोटे छोटे पार्ट हैं और वो हमारे पास से बाउंडेड होने चाहिए। सेकंड हमारे पास देखो, सेकंड पिक्चर में नॉट कन्फाइंड प्लेन आ जाएगा, तो सेकंड हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड कर्व, ट्विस्टेड कर्व। ट्विस्टेड कर्व में क्या आ जाएगा कि इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व, इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व is not confined, if every part of a curve is not confined, then this type of curve, मतलब आपको केवल यही not confined लगाना है, then this type of curve, then this type of curve is known as ट्विस्टेड कर्व, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ट्विस्टेड कर्व की बजाय आप इसको स्क्यू कर्व भी बोल सकते हो। यह एक होता है एक्शन। तो ये हमारे पास है ट्विस्टेड कर्व के स्क्यू कर्व, टर्टन्स या कर्व ऑफ फ्लेक्शन इत्यादि इसके अदर नाम से भी ये जाना जाता है। तो हमारे पास कर्व कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के।
एक तो बिल्कुल प्लेन होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा 3D के अंदर होगा। और प्लेन होगा तो वो हमारे पास क्या होगा कन्फाइन होगा, और प्लेन और जो 3D के अंदर होगा वो क्या होगा नॉट कन्फाइन प्लेन होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे प्लेन कर्व की कि इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व इज कन्फाइंड टू प्लेन देन दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज ए प्लेन कर्व। ठीक है, फिर ट्विस्टेड कर्व है या स्क्यू कर्व है या टर्टन्स और कर्व ऑफ ए फ्लेक्शन, इसको क्या बोलोगे इफ एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व इज ए नॉट ए कन्फाइन, और कन्फाइन मतलब बाउंडेड है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब प्लेन कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पास सिलेबस में क्या है ट्विस्टेड कर्व। आपके पास सिलेबस में क्या है ट्विस्टेड कर्व, या नाम से ही स्पष्ट है कि 3D के अंदर दिख रहा है या स्पेस के अंदर दिख रहा है। तो जो आपका सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का, जो आपका पास सिलेबस है यूनिट फर्स्ट में, उसमें सबसे पहले ये लिख रखा है स्पेस कर्व। सबसे पहले उसके अंदर क्या लिख रखा है स्पेस कर्व। तो आप क्या बोलोगे स्पेस कर्व की डेफिनेशन। तो अब हम बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ ए, टॉपिक आ गया हमारे पास है स्पेस कर्व, स्पेस कर्व। और आपको पता है स्पेस कर्व मतलब 3D के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे दिस टाइप ऑफ कर्व आर स्टडी इन 3D। दिस टाइप ऑफ ए कर्व, दिस टाइप ऑफ ए कर्व, दिस टाइप ऑफ कर्व आर स्टडी इन 3D, आर स्टडी इन 3D। सीधा ही लिखोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बजाय। ये 3D का मतलब क्या हो गया नॉट कन्फाइन प्लेन। ठीक है, नॉट कन्फाइन प्लेन। तो ये हमारे पास सबसे पहले जब यूनिट फर्स्ट का आप सिलेबस निकालोगे तो सिलेबस में आएगा हमारे पास स्पेस कर्व, और स्पेस कर्व की डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि दिस टाइप ऑफ कर्व आर स्टडी इन 3D। तो अब जितने भी हमारे पास कर्व होंगे जिसकी हमें स्टडी करनी है वो हमारे पास किसके अंदर होंगे 3D के अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा स्पेस कर्व। अब देखो समझो अपने पास सिलेबस में जैसे ही अब यूनिट फर्स्ट में आएंगे तो हमारे पास 3 बातें ध्यान में रखना जरूरी है। कौन कौन सी 3 बातें। नंबर 1 कि हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है डीजी क्या होती है। बुक का नाम है हमारे पास है डीजी। जैसे ही आप डीजी बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि डीजी में हमारे पास एक कर्व है और इसके हमें 2 पास पॉइंट, एक पॉइंट एंड इट्स एनबीडी, एक पॉइंट और दूसरा इसका क्या है एक एनबीडी, इट्स एनबीडी। इसकी हमें स्टडी करनी है और कंडीशन क्या रहनी चाहिए ये 3D के अंदर होना चाहिए, यानी हमारे पास प्लेन कर्व ना होके ट्विस्टेड कर्व होगा या फिर स्पेस कर्व होगा। तो सबसे पहले जो सिलेबस में लिखा है आपके नाम स्पेस कर्व है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक कर्व है, 2 पॉइंट पास में होंगे जिसको हम एनबीडी बोलेंगे और ये हमारे पास 3D के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस पिक्चर से मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि 3D मीन से स्पेस में जो 3D के कर्व हों वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास सिलेबस के अंदर। स्पेस कर्व की डेफिनेशन होगी कि दिस स्पेस कर्व आर स्टडी इन 3D। सीधी सी बात है, हम 3D में स्टडी करेंगे और नॉट कन्फाइन। नॉट कन्फाइन का मतलब वो कहीं ना कहीं से अनबाउंडेड है। ठीक है, अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ स्पेस कर्व। दूसरा टॉपिक इसके अंदर क्या आएगा टाइप ऑफ स्पेस कर्व, टाइप ऑफ स्पेस कर्व। ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है, एक तो स्पेस कर्व है, फिर टेंजेंट है, फिर हमारे पास कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। ठीक है, तो हमारे पास स्पेस कर्व की डेफिनेशन 3D के अंदर स्टडी करेंगे, नॉट कन्फाइन होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा स्पेस कर्व। अब हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ ए स्पेस कर्व। हमारे पास 3 टाइप के स्पेस कर्व होंगे। नंबर 1 टाइप ऑफ स्पेस कर्व, नंबर 1 इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सरफेस, इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सरफेस। ठीक है,
3D का मतलब हमारे पास क्या हो गया, उसके अंदर x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है एंड z कोऑर्डिनेट भी है। देखो 3D का मतलब हमारे पास क्या हो गया, किसी फंक्शन के अंदर या कोई इक्वेशन है कर्व की, उसके अंदर x अक्ष भी होगी, y अक्ष भी होगी एंड हमारे पास z अक्ष भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पेस कर्व की टाइप है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सरफेस। जैसे मान लो टू सरफेस एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले, तो आप एक बार स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर दो कर्व हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं या वो एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे सोचो आपके पास एक स्पेयर है, आपके पास क्या है, एक स्पेयर है और आप इसे एक प्लेन की सहायता से या एक चाकू की सहायता से ऐसे आप इसको इंटरसेक्ट करोगे तो आपके पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आप समझो आपके पास एक वॉलीबॉल है और आपको उसने चाकू से बिल्कुल ऐसे प्लेन इंटरसेक्ट किया, ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे काट लाओगे, हमें ऐसे नहीं काटना, हमें क्या करना है कि प्लेन सेक्शन करना है। तो इसकी जो किनारी किनारी बचेगी हमारे पास शेष है, ये क्या होगी, एक सर्किल होगी। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में 3D के अंदर जो स्पेयर था, एक स्पेयर प्लस एक प्लेन, दोनों मिलके क्या बनाते थे, एक सर्कल बनाते थे। तो हमारे पास क्या हो गई, ये टू सरफेस हो गई, दो सरफेस काटेंगी आपस में तो एक नई सरफेस निकल के आएगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस को, कि इफ F1 अक्ष वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड F2 अक्ष वाई जेड इज इक्वल टू 0। देखो हमें क्या लेनी है, दो सरफेस लेनी है। तो मैं क्या बोलूंगा कि पहली सरफेस क्या है, F1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और सेकेंड सरफेस क्या है, F2 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। R2 सरफेस देन F1 एक्स वाई जेड एंड F2 एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस कर्व को, रिप्रेजेंट स्पेस कर्व। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक प्लेन है, वो तो है स्पेयर का। स्पेयर का हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, अगर आपको अच्छे से याद है तो फर्स्ट ईयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास सरफेस क्या है, F2 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। प्लेन की एक हम लेंगे, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। और ये वाला d यहाँ से मैच ना हो इसके लिए इसको d डैश लिख लो। ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, सर्किल। ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, सर्किल। और सर्किल अपने आप में खुद में क्या है, एक प्रकार से एक सरफेस है। सर्किल भी हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, हालांकि ये 2D के अंदर आ जाएगी इंटरसेक्ट करने के बाद। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ए स्पेस कर्व के अंदर नंबर 1 इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। तो जब भी आपके पास दो सरफेस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनसे निकल के आएगी एक नई सरफेस, वो भी किसके अंदर होगी, 3D के अंदर होगी। ये बात अलग है कि बाद में चाहे वो 2D के अंदर ही क्यों ना आ जाए, पर अब उसको क्या मानेंगे, 3D के अंदर। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, पहला तो याद रखोगे आप इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सरफेस। सेकंड नंबर पे आएगा हमारे पास सेकंड आएगा हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्पेस कर्व। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्पेस कर्व। देखो पहला तो क्या था, इंटरसेक्ट, यानी दो प्लेन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनसे एक नया प्लेन इंटरसेक्ट होगा। फिर दूसरा है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स वाई जेड। यहां हमें क्या करना है कि मैं बोलूं कि इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ, इफ स्मॉल एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर टी, सिंगल पैरामीटर टी, देन
देखो पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले तो आप स्पेस को 3D में समझो। ये हमारे पास क्या हो गई एक्स एक्स, ये हमारे पास क्या हो गई वाई एक्स, ये ओरिजिन पॉइंट और ये जेड एक्स। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना ओरिजिन पॉइंट, जिसको आप मूल बिंदु बोला करते थे, ठीक है। ये हमारे पास होता है 0 0 एंड 0, ठीक है। अब मान के चलेंगे कि मेरे पास यहाँ 3D के अंदर कोई पॉइंट है P एक्स वाई एंड जेड। अब हम देखेंगे कि ओरिजिन पॉइंट से इस P की इस पोजीशन क्या है, ओरिजिन पॉइंट से इस P की पोजीशन क्या है। हम ये देखेंगे कितने टाइम के पश्चात ये पॉइंट है या ये यहाँ ओरिजिन से कितनी दूरी तय करके। एक तो आएगी हमारे पास टाइमिंग का रोल रहेगा इसके अंदर कि किस टाइम के ऊपर इसकी पोजीशन क्या है, जिसको हम बोलेंगे पैरामीटर। फिर हम देखेंगे कि ओरिजिन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस को हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे, जो हम आगे यूज में लेने वाले हैं। तो आपके पास टॉपिक है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्पेस करो। पैरामीटर का मतलब हमारे पास है t, कहने का मतलब सीधी सी बात है अक्ष की जगह आपको क्या लिखना है अक्ष t, y की जगह आपको क्या लिखना है y इंटू टी, और z की जगह आपको क्या लिखना है z इंटू टी, ठीक है। जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स वाई जेड, उसकी बजाय आप क्या लिखोगे एक्स टी वाई टी एंड जेड टी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास इक्वेशन स्पेस कर्व की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म के अंदर है। इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व, इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व, और इसको हम लेंगे वेक्टर फॉर्म में। इसको हम क्या लेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में आपको पता है ये क्या होता है P एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शन कौन सी होती है आई कैप, ये जे कैप एंड ये के कैप। तो यहां हम क्या लिखेंगे अक्ष अक्ष टी आई कैप, वाई की बजाय क्या लिखना चाहेंगे वाई टी जे कैप, प्लस जेड की बजाय क्या लिखेंगे जेड इंटू टी के कैप। और ये होता है ना आप पढ़ के वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बस एक्स की जगह क्या लिखोगे एक्स टी, वाई की जगह क्या लिखोगे वाई टी एंड जेड की जगह क्या लिखोगे जेड टी, वेयर टी इज पैरामीटर। जैसे आपने पराचल जरूर नाम सुना होगा, वही है पैरामीटर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर आप बोलोगे आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व है, और ये आ जाएगी हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर। या फिर आप लिखोगे और आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, वाई इंटू टी एंड जेड इंटू टी। तो ये हमारे पास टॉपिक है स्पेस कर्व। ये तीन प्रकार से हम इसको डिनोट करेंगे। नंबर 1 हमारे पास होगा इंटरसेक्ट फॉर्म में, सेकंड होगा हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में, और थर्ड होगा हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। तो यहां तक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट डीजी क्या है और फिर हमारे पास ट्विस्टेड कर्व या फिर स्पेस कर्व क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इसको एग्जाम में डिनोट करेंगे। देखो समझो एक बार फिर से कि आज की क्लास में जो हमने सीखा है आप साथ साथ लिखते रहिए। दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग में आपके लिए चैलेंज होगा, बट अगर आपने एमएससी करने की ठान ही लिया है तो आपके ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो 15 से 20 दिन में मीडियम की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारे पास पेपर है डीजी। डीजी का मतलब आपके पास क्या होगा कि कोई कर्व है और डीजी की 2 ब्रांच है, एक तो लोकल डीजी और एक है ग्लोबल डीजी। लोकल डीजी मतलब एक पॉइंट और एक इसका नेबरहुड पॉइंट, एक पॉइंट और इसका नेबरहुड पॉइंट। नेबरहुड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में एनबीडी। नेबरहुड पॉइंट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे एनबीडी, ठीक है। हम इसकी स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास ये 3D के अंदर होना चाहिए। ये 3D के अंदर होगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्पेस कर्व। हम ये जो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं ये किसके अंदर होना चाहिए 3D के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। 3D के अंदर होगा तो ये हमारे पास क्या होगा स्पेस कर्व। तो आपकी यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है पेपर 4 में, उसमें पहला नाम है सिलेबस में, जब आप चेक करोगे तो स्पेस कर्व। तो स्पेस कर्व की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस टाइप ऑफ कर्व आर स्टडी इन 3D नॉट कन्फाइन प्लेन। तो आज अपने एक वर्ड यूज में लेंगे एनबीडी। इसका मतलब क्या होता है नेबरहुड।
ठीक है। दूसरा हमने सीखा है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है, वो स्मॉल पार्ट है, और ये स्पेस एंड कर्व के लिए यूज लिया जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, जो कि हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, एक कन्फाइन आ गया। 3D के अंदर ये क्या कहलाएगा, स्पेस कर्व है। फिर हम बोलेंगे टाइप ऑफ स्पेस कर्व। टाइप ऑफ स्पेस कर्व। टाइप ऑफ स्पेस कर्व में सबसे पहले तो दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो शेप बनेगी वो भी हमारे पास क्या होगी, एक प्लेन होगा। ठीक है, कोई तीसरी प्लेन बन के आएगी या कोई तीसरा कर्व होगा। ठीक है। सेकंड है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब आप जो भी पॉइंट एक्स वाई जेड लिखा करते थे छोटी क्लास के अंदर, अब आपको ऐसे लिखना है एक्स इंटू टी, वाई इंटू टी एंड जेड इंटू टी। ठीक है, यहाँ टी क्या है, पैरामीटर है। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगी वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन क्या होती है, स्पेस कर्व की। स्पेस कर्व की वेक्टर, तो आपको पता है वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बट आप एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स टी, वाई की जगह क्या लिखना है, वाई टी, एंड जेड की जगह क्या लिखना है, जेड टी। या आप ऐसे बोल सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू टी। ये हम लिखते वक्त इसका नोटेशन यूज में लेंगे। तो ये टॉपिक था आपके पास सबसे पहले स्पेस कर्व। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप सीखोगे कि ये टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, तब तक आप आज जो भी क्लास में करवाया गया है उसका आप PDF चाहो तो आप टेलीग्राम लिंक है ही अपने पास स्क्रीन के ऊपर, मैथ्स बाय नरेश जी सर के ऊपर आप जाके इसको चेक करोगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आज का काम है कि आपने जो DG की डेफिनेशन है, DG हैव टू ब्रांच, लोकल DG, ग्लोबल और मैक्रोस्कोपिक DG, फिर कर्व और टू टाइप्स, प्लेन कर्व और ट्विस्टेड कर्व। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्पेस कर्व। इसको सभी को आप दिन में 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद ही आप आओगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।